हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव के बारे में देखने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये, इसी के साथ हमारी इकोनॉमी की 9th क्लास की एनसीईआरटी भी चल रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। देखिए, पिछले अध्याय में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। विविधता क्या? डाइवर्सिटी। ठीक है, कैसे हमने जाना कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं या अगर उनकी कोई चीज़ डिफरेंट होती है तो उनका मजाक बनाया जाता है। मजाक कैसे? जैसे कोई काला व्यक्ति है तो उसका मजाक बनाया जाता है। कोई अफ्रीकन सिविलियन अगर आ जाए तो उसके बाल ऊन जैसे होते हैं तो उसका मजाक बनाया जाता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है। इसकी वजह से हमको जो है गुस्सा आता है। मान लीजिए अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो हमें गुस्सा तो आएगा ना, और हम बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है ना? तो आज हम अपने इस चैप्टर में ये चीज़ें समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए चित्र में, देखिए किस प्रकार से डिफरेंट लोग इस चित्र में बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पे निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे गेम्स खेलते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो इन सब पर हमारे रहने की जगह के जो भूगोल है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो भूगोल है यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, साथ ही उसके इतिहास पर असर पड़ता है। समझ गए आप? तो अगर आप संक्षेप में देखें तो निम्न बिंदुओं पे ध्यान ना दें तो भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी डाइवर्सिटी वाला देश है, कितनी विविधताओं वाला देश है। कैसे? देखिए, संसार में मेनली कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं। भारत में 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 8 धर्मों में से इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये पुरानी एनसीईआरटी है तो इसका जो आंकड़ा है हो सकता है थोड़ा कम हो अभी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी अधिक, ठीक है, 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमेशा खुश होने का कारण तो नहीं बनती है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह जो है दिखते हैं। यानी कि अगर हमारी तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति है तो हमें खुशी होगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें उन लोगों की जो हमसे अलग दिखते हैं, ना तो वो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, ना तो वो हमारी तरह सोचते हैं, ना तो वो हमारी तरह दिखते हैं, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं, हमें बहुत अजीब लगेगा, बहुत अपरिचित सा महसूस होगा। तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि या जान ही नहीं पाते हैं कि वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं, अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं। आप भी समाज में रहते हैं, आपको भी मालूम होगा कि अगर किसी व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं है या पहले से ही हम उसको अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, ठीक है, और हम कभी हालांकि उसे मिले नहीं है, ये सामने वाला है, उसको हम जानते नहीं है, फिर भी हम उसके प्रति एक राय बना लेंगे। रीज़न क्यों? कि वो अलग दिख रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट है। कोई भी इंसान, लड़की, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, तो हम उसके लिए एक अलग से राय बना लेते हैं। राय अलग से बना लेना मतलब क्या है? पूर्वाग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। कैसे समझेंगे इस चीज़ को हम? तो चलिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। मतलब देखिए, हम यहाँ पे गांव का और शहरी लोगों का एक छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि पूर्वाग्रह क्या होता है। यानी कि हम पहले से ही किसी के लिए राय बना लेते हैं, तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए, ग्रामीण लोग और शहरी लोग। अब हम बोलेंगे और आप समझ जाना कि किसके बारे में बात हो रही है। देखिए, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ऑब्वियसली ये जो है ग्रामीण लोगों के लिए बात हो रही है। अब देखिए अगला पॉइंट है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये शहरी लोगों के लिए एक आम धारणा बनाई गई लोगों के द्वारा। दूसरा है, ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वो बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो ये ग्रामीण लोगों के लिए बात हो रही है।
फिर शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये भी एक पूर्व धारणा है। अगली धारणा गांव के बारे में, कि गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि हाइब्रिड बीज यूज करें और वो अपने पारंपरिक बीजों का, पारंपरिक तौर तरीकों का ही उपयोग करते रहना चाहते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह हो गया। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। तो ये सारे जो धारणाएं हैं किसके बारे में हैं? लोगों के बारे में। अगला है हमारा कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोगों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं खेतों में। तो ये गांव के लोगों के लिए हो रहा है, बात हो रही है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं, ये भी गांव के लोगों के लिए एक आम धारणा बनाई है। शहरों में क्या है कि देखिए, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। कुछ ऐसी धारणाएं देखिए इस पॉइंट में, देखिए इस कुछ ऐसी धारणाएं बताई गई हैं जो लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि भाई अगर IAS की तैयारी करने हॉस्टल गया है लड़का या लड़की गया है तो पक्का ये देर में सो के उठता होगा, पक्का ये भगवान की पूजा नहीं करता होगा, पक्का ये जो है बिना बर्तन धुले ही 2 से 3 दिन में बर्तन धुलता होगा, या स्टडी नहीं करता, स्टडी कर करके जब थक जाता होगा तो ऐसे तहरी खा के काम चला लेता होगा। मतलब कुछ भी करके अस्त व्यस्त जो है इसका टाइम टेबल चल रहा होगा। तो ये हमारे लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल था। तो लोगों की काम धारणा बन जाती है कि भाई सिविल की तैयारी कर रहा है तो ये ऐसा होगा। और फिर शहर वाले लोग अगर गांव में आए हैं तो उनको लगता है कि गांव के लोग बड़े आलसी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। ये सारी चीज़ें आम धारणा के रूप में आती हैं। तो देखिए इसमें जो है हम आगे बात करते हैं। देखिए अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में अगर बात करें तो कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। देखिए ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रही जो राय होती है ज़्यादातर नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पूर्वाग्रही तो हैं। देखिए जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, यानी कि सिर्फ कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत कर ही नहीं पाते। ठीक है, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, है ना। और इसके परिणाम स्वरूप हम क्या, अंग्रेजी भाषा से कोई लगाव नहीं रखेंगे और उसकी कोई अन्य भाषाओं की इज्जत नहीं करेंगे और कोई लगाव नहीं रखेंगे। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो हमें इस पॉइंट से जो है हमने इसका संदर्भ निकाला। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए कि कोई गोरा व्यक्ति आया, अमेरिका से आया, कहीं से भी आया, या हमारा इंडियन कहीं दूसरे देश में गया, तो इंडियन के प्रति एक अलग तरह की धारणा है, ठीक है, अलग तरह का पूर्वाग्रह है। लेकिन अगर कोई अफ्रीकन नागरिक USA में गया तो भी उसके लिए गलत धारणा, एक अजीब सी पूर्वाग्रह बना रखा है। अगर वही USA का नागरिक हमारे देश में आता है तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, हालांकि पूर्वाग्रह उनके लिए भी हमारे बने होंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस नहीं होते, उनमें ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं हमारे इस पूर्वाग्रही व्यवहार से। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पूर्वाग्रह को समझने के बाद अब हम लड़के और लड़की में भेदभाव को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव होते हैं, ठीक है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। कैसे? देखिए एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए कुछ पॉइंट पढ़ेंगे और आप बताना कि ये लड़की के लिए है या लड़के के लिए। ये अपने आप पूर्वाग्रही दिमाग सोच लेगा कि ये लड़की के विषय में बात हो रही है और ये लड़के के विषय में बात हो रही है। देखिए वे बहुत ही सुशील हैं, ठीक है। बताइए लड़की है या लड़का? मन कह रहा है कि वो लड़का ही हो सकता है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, तो क्या लग रहा है कि कोई लड़का ही होगा।
वे शरारती हैं, ऐसा लग रहा है कोई लड़का होगा। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, तो नृत्य और चित्रकारी ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की होगी। वे रोते नहीं हैं, इसका मतलब क्या कि शायद कोई लड़का ही होगा जो स्ट्रांग होते हैं, कभी रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं, तो उद्यम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं जहाँ तक अपना दिमाग काम करता है, पूर्वाग्रही दिमाग, है ना। वे खेल में निपुण हैं, तो लग रहा है लड़के हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं, तो लग रहा है लड़की की बात हो रही है। वे भावुक हैं, तो लग रहा है कि लड़की की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी से समझ में आता है कि हमने क्या क्या सोचा। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखोगे कि यह गुण आमतौर पे लड़कों या पुरुषों के साथ होता है ना। बचपन से ही लड़कों को बताते हैं, जब गिरने पे कि चोट लग जाती है तो बताते हैं माता पिता या अन्य सदस्य, ये कहते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम तो बड़े बहादुर हो, है ना। बहादुर लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो विश्वास भी करने लगते हैं कि भाई हाँ, लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि किसी लड़की को भी रोना आए तो भी वो अपने आप को रोक लेता है। अगर कोई लड़का रो रहा है तो वो अपने आप को रोक लेगा, क्योंकि वो उसका मानना है कि भाई लड़का रोएगा नहीं, क्योंकि रोना एक कमजोरी की निशानी होती है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आता है या कोई दर्द होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि भाई, अपनों को सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लड़का अगर बड़ा हो जाए और रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब वो कोमल है, मृदु स्वभाव की है, तो क्या लग रहा है कि वो कोई लड़की है। वो बहुत सुशील है, तो लग रहा है कि कोई लड़का है। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट जो है हमको बताते हैं लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है। चलिए थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। देखिए हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं जो अब तक सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भर रखा था। सोसाइटी या फिर अपने घर के लोगों ने ही भर रखा था। ठीक है, तो हमने लड़का और लड़की के बारे में बात कर ली। और भाई आप लोग को भी मालूम है कि हम इसके विपरीत हो सकते हैं कि कोई लड़का अच्छा डांस नहीं कर सकता है क्या, चित्रकारी नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और लड़के भी रो सकते हैं। उद्यमियों में क्या लड़के ही आते हैं, लड़कियां नहीं आ सकती। खेल में क्या लड़कियां नहीं आती हैं। चलिए ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे समझाने के लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, है ना। पूर्वाग्रह हो गया, लड़का लड़की में अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, यानी रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारे हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। प्री में हो या ना हो, मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखिए जब हम कभी किसी लोग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए एक धारणा, एक छवि बना लेते हैं और उनके बारे में वही पक्की धारणा बन जाती है फाइनल में कि वो तो ऐसा ही होगा, है ना, वो तो बहुत चालाक होगा। हालांकि मैंने कभी उसको देखा नहीं है, मैंने कभी उससे मुलाकात नहीं करी है, लेकिन पक्का वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैसा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा या ठरकी टाइप होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं और हम उस पर इतने अटल हो जाते हैं एकदम कंफर्म कि भाई यही होगा बिना जाने समझे। तो उसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। कई बार हम किसी खास देश के लिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो है बहुत ही आतंकवादी देश है। अरे जरूरी नहीं है भाई, वहाँ के कुछ नागरिक अच्छे होंगे। धर्म के बारे में धारणाएं बना लेते हैं कि फला धर्म जो है बहुत ही अच्छा है और फला धर्म बहुत ही खराब है। तो भाई ऐसा नहीं होता है ना। लिंग के होने के कारण, यानी कि वो लड़का है या लड़की है या किसी और जेंडर का है, या कंजूस है अथवा अपराधी है अथवा बेवकूफ़ है, तो ये सारी चीज़ें हम ठहराते हैं उनको कह करके, है ना। तो ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है। हम हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, है ना। सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए ही कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं तो सभी ऐसे होंगे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है हमारा, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी से हमारी जो रूढ़िवादी धारणाएं होती है वो बननी शुरू हो जाती, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। कौन? रूढ़िबद्ध धारणा। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। बस क्या, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा कर ले, हमें उसके निगेटिव पॉइंट ही देखने हैं रूढ़िबद्ध धारणा बना करके। ठीक है, तो जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, है ना। तो इन धारणाओं का असर हम सब पे पड़ता है। कैसे पड़ता है? कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं
जिनकी काबिलियत शायद हमें होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं जो कि मुस्लिम संप्रदाय की हैं, और इनके बारे में एक आम धारणा बनाई गई कि मुस्लिम्स लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते और उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए हम आपको बताते चलें कि अगर मुस्लिम संप्रदाय में ऐसी आम धारणा, रूढ़िबद्ध धारणा जिसको बोलते हैं, धारणा नहीं बोला जाएगा इसको रूढ़िबद्ध धारणा बोला जाएगा। तो कई सारे लोगों का मानना होता है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, है ना। तो इसके पीछे के रीज़न यानी कि कारण को जानने की कोशिश करी कभी किसी ने कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि एक अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुस्लिम्स की जो गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण होती है। गरीबी की वजह से वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या जल्दी से स्कूल से निकाल लेते हैं, खासकर जो उनकी बेटियां होती हैं। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने बच्चियों को स्कूल भेजा है, इंटरेस्ट दिखाया है स्कूल भेजने में, है ना। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी सहायता करी कि स्कूल में भेजने के लिए उन्होंने बस चलवा दिया, है ना। मिड डे मील का जो है, इस तरह से उन्होंने इसमें जो है एक इजाफा किया है, और मुस्लिम्स ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। तो चाहे मुस्लिम हो, जनजाति हो, कोई सा भी धर्म हो, तो उन्होंने जो है अच्छे से प्रयास किए, बशर्ते उनकी जो है गरीबी उनके सामने ना हो, है ना। तो किसी के लिए पूर्वाग्रह बनाना बहुत गलत बात होती है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, असमानता एवं भेदभाव। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, सब मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं और निबंध और इंटरव्यू वगैरह के लिए काम आएंगे। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भेदभाव। देखिए भेदभाव तब होता है जब वो लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं किसी से। कैसे? अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, उदाहरण के लिए आप उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोक देते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोक देते हैं, जैसे कोई महिला है, कोई ट्रांसजेंडर है, किसी जॉब को नहीं कर सकता है, सिर्फ वो बॉयज़ के लिए होती है, या फिर किसी मोहल्ले में कोई रहने आया है तो हम उसको रहने नहीं देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग संप्रदाय का है ना। हम कुएं से या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं क्योंकि वो हो सकता है दलित हो या जो भी हो, ब्राह्मणों द्वारा ऐसा बहुत बार किया जा चुका है, ठीक है ना। तो किसी को हम चाय ग्लास में नहीं देते हैं, उसके लिए पर्सनली एक कप निकाल के रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में आपने समीर 1 और समीर 2 को जो बहुत डिफरेंट थे उनके बारे में पढ़ा था। तो क्या आपको याद है कि उनका जो रिलीजन था यानी कि धर्म था वो अलग अलग था, एक मुस्लिम संप्रदाय से थे और दूसरे थे हिंदू से। तो यह विविधता का ही एक पहलू है। कौन? भेदभाव विविधता का एक पहलू है, या एक भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि भाई आपका जो भी प्रेयर करने का स्टाइल है, पूजा करने का स्टाइल है, वो अलग है और सबसे बेहतरीन है, तो फिर आप ऑब्वियसली दूसरों को कम समझने लगोगे, निम्न कोटि का समझने लगोगे। तो ये गलत है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, दूसरे को निम्न कोटि का समझ रहे हैं, तो यहीं से भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं। देखिए 2 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, दोनों समीर 1 समीर 2, यानी कि एक मुस्लिम समीर एक हिंदू समीर, इनमें एक और अंतर इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। किसका था? आर्थिक पृष्ठभूमि का था। तो आर्थिक पृष्ठभूमि से यानी एक अमीर था एक गरीब था, समीर 2 गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। और यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है दोस्तों। भेदभाव जो है विविधता का पहलू हो सकता है, लेकिन अमीरी और गरीबी जो है विविधता का पहलू नहीं होगा। यह क्या होगा? यह असमानता का पहलू होगा। किस चीज़ का पहलू होगा? असमानता का पहलू होगा। तो हम आगे देखें, बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन और पैसे नहीं हैं। तो इस कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। तो कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनको एक डिफरेंट उनका फेस कट है, उनके कलर टोन में अंतर है, वो काले हैं, सांवले हैं, या उनको जो है विकलांग हैं, तो ये चीज़ हो गई। साथ ही असमानता का मतलब क्या? कि वो गरीब हैं, इस तरह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनके साथ में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। एक तो कारण यही है कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं है। ऐसे समुदाय से रिलेटेड हैं जिनकी संस्कृति को बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं समझा जाता है। तो ऊपर से वो गरीब भी हैं। तो ऐसे में क्या होता है?
ऊपर से वो गरीब भी है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो लोग तो अपनी ज़रूरतों के सामान को भी पूरा नहीं कर पाते, है ना। तो लोग उनके साथ में इसी आधार पे भेदभाव करते हैं। तो ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई लोग जो कि जनजातीय लोग हैं, धार्मिक समूह हैं, तो इन लोगों को करना पड़ता है, ऐसा सामना करना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है काफ़ी ज़रूरी, भेदभाव का सामना करने पर, भेदभाव का सामना करने पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई, ये सारे काम करते हैं। तो इनको जो है एक दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना अगर देखें, कपड़े धोना देखें, बाल काटना, कचरा उठाना, इनको समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। तो जाति व्यवस्था का यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में जो है लोगों के समूह, ठीक है, लोगों के जो समूह होते हैं उनको एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, यानी कि जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, तो जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति कहा और उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों को इस सीढ़ी में सबसे नीचे रखा गया उनको अछूत या अयोग्य कहा जाने लगा। कैसे? देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस चौथे पार्ट को दलित कहने लग गए। ठीक है ना, इसको आप इतिहास से पढ़ोगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाति प्रथा थी, इसके जो नियम थे ये एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और इनके कामों को कर भी नहीं सकता था। ठीक है, उदाहरण के लिए कि समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, कुओं से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, तथा इनके जो बच्चे थे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। वो जो है ऊंची जाति के लोगों को ही अधिकार था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। आप इस चित्र में देखिए, कुछ बच्चे हैं जो टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं और दो बच्चे हैं जो अलग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चित्र यहाँ से समझा रहा है जाति के आधार पे कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना एक भेदभाव का रूप है, ना कि विविधता का रूप है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि भेदभाव और असमानता में क्या अंतर है। देखिए, इन सारी कुरीतियों को, इन सारी असमानताओं को खत्म करने के लिए एक बहुत महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 तक इनका जो है जन्म हुआ, इन द सेंस कि ये व्यक्ति आए, इन्होंने बहुत कुछ किया इन लोगों के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। तो भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं ये, दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं ये। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, देखिए फ़ोटो देख लीजिए इनकी एक बार, ये हैं सर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए आप इनका। तो देखिए, ये खुद एक महार जनजाति से थे। कौन सी जनजाति थी? जाति थी महार। तो महार जाति में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक अछूत जाति मानी जाती थी। बहुत गरीब होते थे ऐसे लोग, और उनके पास, देखिए ये भी बहुत गरीब थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था। या एक बार फिर से सुनिए, ये गरीब नहीं थे, महार जाति के लोग गरीब थे, है ना, और उन लोग के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, तथा उनके बच्चों को वही काम करने पड़ते थे जो खुद वे करते थे, यानी वहाँ के उनके जो पिता लोग करते थे। तो उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं थी। अब बात करते हैं अम्बेडकर सर की। तो इन्हें अपनी जाति के पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और वकील बने, यानी कि इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, और वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ, इसीलिए कि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। ठीक है ना, तो इसे समझ में आता है कि वो लोग स्टडी करें, यानी कि एजुकेशन, शिक्षित बने, एजुकेशन लेकर अच्छे से, और इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल पाए, मेहनत करें, उसके लिए एफर्ट्स करें। तो ये दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास जो है किए जा रहे थे उस टाइम पे इनके द्वारा। उनका जो अम्बेडकर सर ने नेतृत्व किया था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये एफर्ट्स कर रहे थे। तो उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, है ना। जीवन में आगे चलकर उन्होंने क्या धर्म परिवर्तन किया? बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया। देखिए, बौद्ध धर्म में इतिहास में पढ़ेंगे आप कि ऐसा एक धर्म था जिसमें कोई जात पात नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं था, है ना। तो उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो तथा
ना कि कुछ की, है ना, सबकी इज्जत हो, समानता आ जाए, असमानता खत्म हो जाए। तो अब चले आगे देखते हैं। इनकी एक स्टोरी भी दे रखी है इन्होंने कि जब ये कोरेगांव गए थे तो वहाँ पे इनको रोक लिया गया था और स्टेशन मास्टर ने जो है इनको पहले तो इनकी जात पूछ, बच्चे तो ये समझदार लग रहे थे, ये अपने भाई के साथ गए थे, लेकिन बाद में जब इनकी जात पूछी गई पता चला ये महार जाति से हैं, तो उन्होंने जो है इनको छूने तक से इनकार कर दिया और बड़ी गुस्से भरी नज़र से वापस जो है अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा खड़े खड़े थक चुके थे, काफ़ी घबराए हुए थे कि भाई वहाँ पे नए थे ये लोग कोरेगांव में, तो ये सब उनके साथ भेदभाव हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्टोरी जो है आगे बताई है। ठीक है, आपके पास यदि बुक हो तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। ये देखिए बुक में कैसे स्टेशन मास्टर जो है इनको पहले तो अच्छा समझ के, अमीर समझ के या बड़ी जाति का समझ के बात करता है, बाद में जो है ये पीछे एक बैलगाड़ी दिख रही है आपको चित्र में, इस बैलगाड़ी ने भी इनको बिठाने से इनकार कर दिया था। तो ये थे इनके एक रियल ज़िंदगी में बेस्ड एक कहानी, कैसे उन्होंने जो है इनको एकदम इग्नोर कर दिया था। और इसी से हम समझ सकते हैं कि भाई असमानता और निचली जाति के होने के कारण, क्योंकि ये विविध थे, विविध इन द सेंस कि निचली जाति के थे, असमान थे, तो इनके साथ में ऐसी जो है असमानता हो गई। चले अब हम देखते हैं समानता के लिए संघर्ष। भाई हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप समझ रहे होंगे, और मोटी मोटी जो हेडलाइंस हमारी जो है ये हेडिंग्स हैं, जैसे समानता के लिए संघर्ष, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझिए। समानता के लिए संघर्ष का मतलब क्या है कि भाई कोई असमान है, पहले तो कोई विविध है, विविध इन द सेंस कि कोई ऐसा है जिसको लोग पूर्वाग्रही नज़रों से देखते हैं, असमान व्यवहार करते हैं, तो भाई उनको अपनी समानता के लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, तो उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों, दलित, औरत यानी औरतें, फीमेल, जनजाति लोग, ठीक है ना, और किसान, इन्होंने अपने जीवन के लिए जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाई करी। देखिए, जमींदार, बड़े बड़े साहूकार और ब्राह्मण, इन लोग के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, किंतु कुछ लोग ऐसे थे जो काफ़ी गैर बराबरी महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे दलित लोग, महिलाएं, जनजाति लोग तथा किसान, ये सब बहुत गैर बराबरी का अनुभव कर रहे थे। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए लड़ाई लड़ी है ना। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे बहुत सारे दलित संगठन जो है एक हो गए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते रहे। महिलाओं ने मांग की कि भाई पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, भाई हमें भी पढ़ाइए, हमें भी पढ़ने दीजिए। और किसानों ने और दलितों ने भी जो है जमींदारों से उनकी ऊंची ब्याज दरों के लिए जो है संघर्ष किया कि भाई छुटकारा चाहिए हमें ऐसे से ऊंची ऊंची ब्याज दरों से। तो इसीलिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, एक राष्ट्र बना था, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जैसे हमारे जो नेता थे उस वक्त, तो उन्होंने कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि भाई हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। तो कई नेता इस लड़ाइयों के में जो है हिस्सा लेकर रखे थे, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि भाई कोई वहाँ पे क्या कहते हैं महार जाति का भी है तो भी उससे कोई फर्क ना पड़े। तो समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया था। समानता का मतलब आप समझ पा रहे हो, जहाँ पे हर चीज़ समान हो, भाई एक ही नल से सब व्यक्ति पानी पी सकें, तालाब में नहा सकें या शिक्षा ले सकें, मतदान कर सकें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दंड अधिक मिलेगा, अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों को नहीं। तो ये सारी समानताएं लानी थी, उनको असमानताएं ख़त्म करनी थी। तो जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ेंगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। जो अस्पृश्यता होती है, अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआछूत, है ना। तो जो छुआछूत होती है उसके बारे में अगर देखें तो अब इसको अपराध की तरह देखा जाता था। आप देखें चित्र में कैसे महिलाएं वगैरह जो हैं आंदोलन में खड़ी हुई हैं, इस चित्र में आप देखिए। तो हम समझा रहे हैं आपको, बस चित्र को देख के आप समझिए। तो ये जो अस्पृश्यता थी यानी छुआछूती, इसको भी अपराध की तरह देखा जाता था और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। यानी कि भाई आप दलित जाति के हो तो आपको छुएंगे नहीं, आप जो है मैला ढोते हैं तो आपको छुआ नहीं जाएगा, आप हमारे बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, सेम क्लास में जो है सारे बच्चे के साथ पढ़ नहीं सकते थे। तो ये सारी छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। कब, जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था उस समय। ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए। हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं और भी बहुत सारे हमारे नेता थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को, जो समानता है, इसको कानूनी रूप से लाया।
जो नेता थे उनके द्वारा। तो नौकरियां सभी लोगों के लिए खुल गई थी। ऐसा नहीं था कि उच्च जाति के लोग ही नौकरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। तो इन सब के अलावा संविधान ने सरकार को विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। बात समझ रहे हैं आप? विशेष कदम उठाए। देखिए, संविधान के लेखकों ने ये भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, यानी कि जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में उसका जो है उसकी इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपना त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए कि भाई दीपावली है तो सभी मनाएंगे, चाहे वो पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो है, उन्होंने क्या जोड़ दिया बताइए? उन्होंने जोड़ दिया कि भाई सरकार सभी धर्मों को बराबर माने, है ना। अब चूंकि अपने देश में इतनी डाइवर्सिटी है, अब हिंदुस्तान का मतलब ये थोड़ी था कि खाली हिंदू ही होंगे। नहीं, हमारे देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, हमारे मुस्लिम भाई थे, सिख भाई थे, बहुत सारे लोग थे। यानी 8 धर्म हैं, तो भाई 8 धर्म थे हमारे देश में। तो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी विविधता है। तो हमको अगर सबको खुश रखना है तो किसी एक पर एक तरह की चीज़ नहीं थोपनी है, हमें उनके सारे जो भी धर्म हैं उनको बराबर मानना है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष ठीक नहीं है, पंथ निरपेक्ष ठीक है। और जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, हमें हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। इसे हमारी एकता के कारक के रूप में देखा जाता है। किसको? हमारे देश को, कि हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है। इस पर पाठ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, इस पाठ में इस बात को उठाया गया है कि असमानता आज भी मौजूद है, समानता वह मूल्य है। देखिए, असमानता और समानता में अंतर समझ लीजिए। क्या अंतर है समानता और असमानता में? देखिए, अगर किसी के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वो डिफरेंट है, क्योंकि वो विविध है, विविधता का एक हिस्सा है, वो गरीब है, तो वो गलत है। उसको समानता के साथ जो है उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भाई, महिलाओं ने संघर्ष किया, उनको एजुकेशन मिला पुरुषों के मुकाबले, उनको वोट देने का अधिकार मिला, और भी बहुत सारे अधिकार मिले उनको, सरकारी सेवाओं में उनको आने को मिला। गरीबों के साथ में उच्च ब्याज दर नहीं चलेगी, अछूआछूत को खत्म करने, सारी चीज़ें समानता लाती हैं। तो भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत आवश्यक है। तो भाई, हमारे भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हमारी फोटो में दिख रहे हैं, और हमारे संविधान का पहला पृष्ठ दिख रहा है जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। तो ये रहे हमारे भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने अपने सेकंड चैप्टर में कवर कर लिए। ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, बहुत आसान से क्वेश्चन जिनके उत्तर आप खुद ही दे सकते हैं। कि देखिए, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, और 5 अलग अलग प्रभावों का उल्लेख करें। यानी लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, और एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है ये धारणा। तो इस पर आप उत्तर दीजिए। और दूसरा है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। इसको आपको लगता है कि सभी लोगों को समान होना जरूरी है? इस पर आप बताइए, है ना। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखे हुए हैं ये, ठीक है। ये देखिए प्रश्न लिखे हुए हैं। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना सही नहीं जान पड़ता है। अतः ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी क्वेश्चंस के रूप में। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो आप इसको उत्तर को दे सकेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक चैनल शेयर कर देना। अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।